of the greatest scientific gamble in history. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. With this bomb, we have now added a new and revolutionary increase in destruction. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. We shall destroy their docks, their factories, and their communications. Let there be no mistake. We shall completely destroy Japan's power to make war. दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम एटम बम के बारे में बात करेंगे। ये कौन सी चेन रिएक्शंस होती हैं, इनके पीछे की साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, क्यों न्यूक्लियर वेपन रखने वाले कंट्रीज को महाशक्तियां कहा जाता है और उनकी धौंस पूरे विश्व में क्यों है, आखिर क्या कारण है कि अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक किया। ये जो 1945 की यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की जो सबसे बड़ी दुर्घटना थी, उसे पूरी सदी की सबसे बड़ी दुर्घटना कहा जाता है। और अगर आप अंडर 18 हैं तो आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर है। तो इसीलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो के साथ मैं दावा करता हूँ कि आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट इतना डेवलप हो जाएगा कि आप रिसर्च फील्ड में और साइंस को क्यों हम एज ए करियर चूज करें, ये सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद आपको मिल जाएंगे। So friends, let me take you to the era of World War II, that is year 1939. So US was fed up with all the bombardments of Japan because Japan was gaining power like anything, and it was fighting against America so that Japan can become the #1 power of not only Asia but in Europe as well. Because of being in Axis power, Japan, Germany, they all were against America. So in the year 1939 and then 1940, the sequence of bombardments that Japan made, then US has decided that yes, this time they have to take revenge, and then they started their Manhattan Project. And you know who was the hero of Manhattan Project? Yes, it was none other than Dr. Robert Oppenheimer. Oppenheimer took 3 years to complete his Manhattan Project, and he made the nuclear bomb. And then America did what he was not supposed to do. अब जापानियों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उन्हें यकीन ही नहीं था कि कोई भी कंट्री उनके खिलाफ ये न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि ऐसा हुआ। अमेरिका की मुश्किलें तब बहुत ज़्यादा बढ़ गईं जब जापानी फ़ौज ने यूएस फ्लीट पे अटैक कर दिया, और जहां पे उन्होंने अमेरिका के सैकड़ों एयरक्राफ्ट, सैकड़ों फाइटर प्लेन और बहुत नुकसान किया। और दूसरा सबसे खतरनाक स्टेप, जब जापान की फौज ने पर्ल हार्बर पे अटैक कर लिया। पर्ल हार्बर पे अमेरिका का आधिपत्य था, और उस पे अटैक होने के बाद अमेरिका पूरी तरह से तिलमिला गया कि अब हमें एक ऐसी अटैक की ज़रूरत है जिससे जापान पूरी तरीके से नष्ट हो जाए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ख़त्म कर दे। इसी के लिए अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और मैनहट्टन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर
नन अदर देन हमारे डॉक्टर रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे। ओपेनहाइमर ऐसे पहले शख्स थे जो कि आइंस्टाइन को कुछ नहीं समझते थे। हालांकि ये सारा नाटक आइंस्टाइन का ही है, आइंस्टाइन के E = mc²। आइए देखते हैं। आइंस्टाइन ने सबसे पहले E = mc² यानी कि ऊर्जा को हम द्रव्यमान मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए देखें, E = mc²। इसका मतलब ये है कि 1 kg ऑफ यूरेनियम। अब यूरेनियम क्या है? यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल एटम बॉम्ब में किया जाता है। अगर 1 kg ऑफ यूरेनियम लें तो इससे ये देखिए ये कितना बड़ा फिगर है, जहाँ पे c जो है c स्पीड ऑफ लाइट है। 1 kg ऑफ मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू ट्रेमेंडस एनर्जी दैट कैन डिस्ट्रॉय द एंटायर मैनकाइंड। तो इसका बहुत ही संभल करके इस्तेमाल करना चाहिए। कहा जाता है कि जिस रात आइंस्टाइन ने E = mc² दिया, उस रात वो बहुत रोए थे, क्योंकि उनको पता था कि दुनिया इसका गलत इस्तेमाल ही करेगी और इससे मानवता का बहुत नुकसान होने वाला है। इसीलिए वो ओपेनहाइमर के साथ कभी नहीं जाना चाहते थे। इसी वजह से एक बार जब आइंस्टाइन और ओपेनहाइमर एक साथ हुए तो ओपेनहाइमर ने कहा कि मुझे तो लगता है कि हम छोटी सी एनर्जी से पूरी दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। तो आइंस्टाइन ने उनकी इस बात का बिल्कुल सही अर्थ लगाया कि इसका मतलब ये लोग न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हैं। आइंस्टाइन ने अमेरिकी गवर्नमेंट को कई बार लेटर लिखे कि लेट्स नॉट मिसयूज द एटॉमिक पावर, लेकिन ये लोग मानने वालों में से नहीं थे। इसीलिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट में आइंस्टाइन बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि आइंस्टाइन ये जानते थे कि विज्ञान का प्रयोग समाज और दुनिया की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि दुनिया के विनाश के लिए। इसी वजह से अमेरिकी सरकार ने आइंस्टाइन को मैनहट्टन प्रोजेक्ट से बिल्कुल दूर रखा और अंत में वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को डर था। आइए अब न्यूक्लियर एनर्जी की टेक्नोलॉजी समझते हैं, इसके पीछे की साइंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। राइट, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें एटम पता होना चाहिए कि एटम क्या होता है। तो एटम पदार्थ का यानी कि सब्सटेंस का, मैटर का वो सबसे छोटा हिस्सा होता है। मीन्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर इज नोन एज एटम। अब एटम के अंदर भी 3 तरीके के कण होते हैं जनरली, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। राइट, अब देखिए होता क्या है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करता है यानी कि रिवॉल्व करता है। ये फीचर सभी एटम्स में होते हैं, यानी कि मैटर की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं या मैटर के जितने भी स्टेट हैं ये सभी में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि आप में और हम में भी एटम्स हैं। अब क्या हम इन सभी एटम्स से हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। हम सभी एटम से हम न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर एनर्जी नहीं प्राप्त कर सकते। तो न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने के लिए यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए हमें सबसे बड़ी चीज़ कि हमें एक अनस्टेबल एटम ढूंढना होगा। अब अनस्टेबल एटम क्या होते हैं? अनस्टेबल एटम को ही हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटम अनस्टेबल होते हैं। मीन्स वो ऑटोमेटिकली ही एमिट करते रहते हैं। अब वो इमिशन किस टाइप से होता है? वो इमिशन या तो अल्फा पार्टिकल्स के फॉर्म में होगा या बीटा या गामा पार्टिकल्स के फॉर्म में होगा। टाइम टू टाइम रदरफोर्ड, जे थॉमसन और चैडविक, इन साइंटिस्ट ने ही न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसकी डिस्कवरीज की। इसका मतलब ये सब पहले से ही थे, बस हमें इनका ज्ञान नहीं था। लेकिन इन साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे
एटम की खोज की और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनके बारे में बताया, और जिससे मानव समाज इतनी बड़ी एटॉमिक एनर्जी के बारे में जान पाया। आइए अब हम इसे और अच्छे से समझते हैं। ये हमारा एटम है, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इज बेसिकली द सेंटर ऑफ एटम। न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हाउएवर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब इसी न्यूक्लियस से हम दो टाइप की एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, यानी कि या तो हम न्यूक्लियस को ब्रेक कर दें। तो अगर हम ब्रेक करते हैं मींस व्हेन न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू स्मॉलर पार्ट्स, देन इट इज नोन एज द एनर्जी दैट वी गेट इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन। एंड व्हेन two nucleus combines, so then the energy which is formed is known as nuclear fusion. अब देखिए न्यूक्लियर फिजन यानी कि जब न्यूक्लियस हमारा ब्रेक कर रहा है उससे ही इतनी एनर्जी जनरेट हो जाती है कि पूरी की पूरी मानव जाति नष्ट हो सकती है। लेकिन जब हम न्यूक्लियस को जोड़ते हैं तो इस फ्यूजन से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। न्यूक्लियर फिजन हमारा स्टार्स में होता है, सन पे, जिससे न्यूक्लियर फिजन यानी कि एटॉम बॉम्ब से जितनी एनर्जी होती है उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इसी वजह से स्टार्स के पास अपनी खुद की एनर्जी सोर्स होती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन दो छोटे एटम मिल करके बनाते हैं, और न्यूक्लियर फिजन एक बड़ा एटम टूट करके बनता है। मींस बड़े एटम का न्यूक्लियस टूटा तो न्यूक्लियर फिजन हुआ, और दो छोटे एटम मिल करके उनके न्यूक्लियस मिल करके न्यूक्लियर फ्यूजन बनाते हैं, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो एनर्जी जनरेट होती है। अब देखिए जब हमारा कोई अनस्टेबल एटम का न्यूक्लियस, जब उसमें हम न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट करते हैं तो ये दो छोटे न्यूक्लियसेस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। अब देखिए यहां पे जैसे एक न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट हमने की तो उससे हमारे दो छोटे न्यूक्लियस यानी कि बेरियम और क्रिप्टन बन गए, और तीन अलग न्यूट्रॉन जनरेट हो गए। अब ये तीन अलग न्यूट्रॉन फिर से दूसरे यूरेनियम एटम को एक्टिवेट कर देता है, और ये चेन रिएक्शन लगातार होती जाती है जिससे ट्रिमेंडस एनर्जी जनरेट होती है। यही एटम बॉम्ब का प्रिंसिपल है। ये देखिए ये चेन रिएक्शन आगे बढ़ती जाती है। एक न्यूट्रॉन ने एक यूरेनियम एटम या रेडियो एक्टिव एलिमेंट के एटम को एक्साइट किया जिससे उसका न्यूक्लियस ब्रेक हो गया, आगे दो हो गए, फिर हमारे न्यूट्रॉन यहीं पे खुद से जनरेट होते हैं और दोबारा वे दूसरे न्यूक्लियस को एक्साइट कर देते हैं, और फिर हमारे नए न्यूट्रॉन्स जनरेट हो जाते हैं। एंड दिस कंटिन्यूज इन ए चेन रिएक्शन। ऐसा नहीं था कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे ही सबसे पहला टेस्ट किया था। इसके पहले मींस हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक करने से पहले इन्होंने इस न्यूक्लियर वेपन को पहले टेस्ट कर लिया था, जिसे हम ट्रिनिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये देखिए ये ट्रिनिटी साइट है जो कि इस बात की याद दिलाती है कि न्यूक्लियर बॉम्ब पहली बार ह्यूमंस के ऊपर टेस्ट करने से पहले ट्रिनिटी प्रोजेक्ट के नाम से न्यू मैक्सिको में पहले ही कर लिया था। हिरोशिमा में जो लिटिल बॉय गिराया गया था उसमें यूरेनियम था, यूरेनियम 235, और नागासाकी पे जो गिराया गया था फैटमैन के नाम का बॉम्ब, उसके अंदर प्लूटोनियम था। ये दोनों ही घातक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम विस्फोट करने से पहले ही न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट कर लिया था। न्यू मैक्सिको के पास एक जगह है जहां पे एटम बम सबसे पहले डॉक्टर ओपेनहाइमर ने और उनकी टीम ने टेस्ट किया था। ये जगह न्यू मैक्सिको के पास है। अब वो टाइम आया जब एटम बम को हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराना था। तो 6 अगस्त 1945 की सुबह 8:15 बजे जो एटम बम गिराया गया उसका नाम लिटिल बॉय था। इसमें यूरेनियम रखा गया था
इसमें जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था वो यूरेनियम था और ये गन बैरल के प्रिंसिपल पे काम करके एक्सप्लोड हुआ। इसकी मारक क्षमता 15,000 टन TNT के बराबर थी। TNT जिसे हम ट्राई नाइट्रोटोलुइन कहते हैं। अगर 12th लेवल में किसी ने थोड़ी भी केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उन्हें पता होगा कि बेंजीन में अगर एक मेथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है तो उसे हम टोलुइन कहते हैं। अब इसी टोलुइन में अगर 3 जगह नाइट्रो ग्रुप लग जाते हैं यानी कि 2, 4, 6 यानी कि 2nd, 4th और 6, ये सब मेथाइल ग्रुप के रेफरेंस में ये नंबरिंग है। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन हम कहते हैं अगर 3 जगह नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है तो। इसी को हम शॉर्ट में TNT कहते हैं जिसका फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रोटोलुइन है। ये एक घातक एक्सप्लोजिव है जिसका यूज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया गया था। अब परमाणु बम की मारक क्षमता ये TNT के ही फॉर्म में मेजर की जाती है। जैसे कि हिरोशिमा में जो बॉम्ब गिराया गया था जिसका नाम लिटिल बॉय था, उसकी मारक क्षमता 15,000 टन TNT के इक्विवेलेंट थी। जो नागासाकी पे गिराया गया था उसका नाम फैट मैन था, उसकी मारक क्षमता 21,000 टन TNT के इक्विवेलेंट थी। दोनों ही बॉम्ब से लगभग 2 लाख के ऊपर के लोग मार दिए गए और जिससे इतना नुकसान हो गया और पूरे के पूरे दोनों शहर तबाह हो गए। और यहाँ तक कि उनका रेडिएशन यानी कि उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के एक्सप्लोजन से जो रेडिएशन आया यानी कि जो विकिरण हुआ वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। कहा जाता है कि आज भी वहाँ पे लूले और लंगड़े लोग ही जन्म ले रहे हैं, यानी कि वहाँ पे जो बच्चे हैं वो आज भी लूले और लंगड़े हैं और उनका रेडिएशन इतना हाई है